नमस्कार, मैं चंदन राजा। मेरे इस यूट्यूब चैनल मिशन अम्बेडकरवाद में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और ये जो वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। आज का विशेष मुद्दा अम्बेडकर की जीवन परिचय एवं प्रारंभिक जीवन पे है। तो आज हम शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसे समाज की सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया गया हो, जिसे पानी पीने तक का भी अधिकार ना हो, जिसे स्कूल में बाकी बच्चों के साथ बैठने का इजाज़त ना हो, वो इंसान कैसे अपनी लगन, मेहनत और ज्ञान की वजह से अपने पूरे देश भारत का भाग्य विधाता बन जाता है। वो करोड़ों लोगों की आवाज़ कैसे बन सकता था और एक कैसे वो ग्रंथ की रचना कर सकता था जो भारत की एक आत्मा है। आज की वीडियो हमारे ऐसे महापुरुष की कहानी पर आधारित है, भीमराव रामजी अम्बेडकर। ये इनके ऊपर कहानी, ये उनके संघर्षों की गाथा है, जिसे हम लोग सम्मान से बाबा साहब कहते हैं। एक जीवनी नहीं है, एक संघर्ष की गाथा है। अपमान की घूंट पीकर अमृत जैसे विचार पैदा करने की कहानी है, और ये उस अटूट विश्वास की कहानी है जो ज्ञान की सबसे अहम शक्ति है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाली है क्योंकि बाबा साहब की जीवन और उनके विचार किसी सागर से कम नहीं है। इसलिए हमारी आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं ये सफ़र जो आगे चलकर भारत का भाग्य विधाता बन जाता है। अंधेरे में एक चिंगारी, एक ऐसी शुरुआत जिसने देश की इतिहास की दिशा बदल दी। कल्पना कीजिए एक छोटे से बच्चे की जिसकी आंखों में सपने तो हैं, लेकिन उनके चारों ओर समाज की अदृश्य दीवार बना दी है। यह कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की छावनी हुआ करती थी। यही रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर में उनकी 14वीं और अंतिम संतान का जन्म होता है, जिनका नाम रखा गया भीमराव। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय की सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। ये एक ऐसा दंश था जिसे भीमराव को अपने जन्म के साथ ही सहना होता था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार थे। फौज में होने की वजह से उन्हें और उनके बच्चों को कुछ अध्ययन करने को मौका मिल गया, जो उस दौर में उनके समुदाय के लाखों लोगों के लिए एक सपने के जैसा था। पिता ने हमेशा अपने बच्चों को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे जानते थे इस सामाजिक दलदल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है तो वह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के गलियारों से होकर गुजरता है। भीमराव का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। खेलकूद से ज्यादा उनका सामना उन सवालों से होता था जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता था। मैं दूसरे से अलग क्यों हूँ? मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ? मुझे बाकी बच्चों के साथ बैठने क्यों नहीं दिया जाता? मैं उस मटके से पानी क्यों नहीं पी सकता जिससे सब पीते हैं? यह सवाल उनके बाल मन पर हैमर की तरह चोट करता था। स्कूल में उनका दाखिला तो हो गया, लेकिन यह किसी भी चुनौती से कम नहीं था। उन्होंने क्लास के अंदर बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने दरवाजे के पास एक अलग बोरी पर बैठना होता था, जिसे वो रोज खुद ही लाते और खुद ही ले जाया करते थे। सोच कर देखिए, वो ज्ञान का मंदिर जहाँ सबको बराबर होना चाहिए, उन्हें हर पल ये एहसास दिलाया जाता था वहाँ बराबर बच्चे नहीं थे। शिक्षक उन पर ध्यान नहीं देते थे। कोई उनकी कॉपी किताब को छूता नहीं था। डर था कि कहीं वो किताब और कॉपी की वजह से वो अपवित्र ना हो जाए। प्यास लगने पर वह स्कूल के नल या मटके से खुद पानी लेकर पी नहीं सकते थे। जब चपरासी रहता था, चपरासी मेहरबानी करके उनकी अंजलि में पानी डालता था तो उनकी प्यास बुझती थी। और जिस दिन चपरासी स्कूल में नहीं आता था, उस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्यासे रह जाते थे। उनकी प्यास नहीं बुझती थी। उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा भी है, नो प्यून एंड नो वाटर। जिस दिन प्यून नहीं रहता था, उस दिन वाटर नहीं मिलता था। यह सिर्फ पानी की प्यास नहीं थी, ये सम्मान की प्यास थी। ये सिर्फ पानी की प्यास नहीं थी, ये
सम्मान की प्यास थी, बराबरी की प्यास थी, जो उनके अंदर दिन ब दिन अधिक होती जा रही थी। ये वो जख्म थे जो बाहर से नहीं दिखते थे लेकिन आत्मा को छलनी कर रहे थे। ऐसे ही एक घटना ने उनके मन पर एक अमिट छाप दे दी। एक बार उन्होंने अपने पिता से मिलने के लिए अपने भाइयों के साथ गोरेगांव जाना था। उनके पिता ने स्टेशन पर पैसा भिजवा दिए थे लेकिन वो खुद नहीं आ पाए थे। स्टेशन मास्टर को जब उनकी जाति का पता चला तो उसका व्यवहार एकदम परिवर्तित हो गया। कोई भी बैल वाहन वाला उन्हें अपने बैल वाहन पर नहीं बिठाने को तैयार था। बहुत मान मनौवल के बाद एक बैल वाहन वाला तैयार हुआ। बैल वाहन इस शर्त पर तैयार हुआ कि किराया आपको दोगुना देना पड़ेगा और बैल वाहन उनका भाई और भीमराव खुद चलाएंगे। वाहन साथ में पैदल चलेगा। इस सफर में भी उन्हें कहीं पीने तक का पानी नहीं मिला। लोगों ने उन्हें कुएं से पानी निकालने नहीं दिया क्योंकि उनके छूने से पानी अपवित्र हो जाता। इस घटना ने बालक भीमराव को अंदर से झकझोर दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह समस्या कितनी गहरी और क्रूर था। यह सिर्फ स्कूल या गांव तक सीमित नहीं था, यह हर जगह सीमित था, यह हर जगह था। उस दिन उस छोटे से बच्चे ने शायद अनजाने में ही सही लेकिन यह तय कर लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ मुकाबला करेगा। उसे अभी रास्ता नहीं पता था लेकिन मंजिल की एक धुंधली सी तस्वीर उसके मन में बनने लगी थी। इन अपमान और कठिनाइयों के बीच एक चीज थी जो भीमराव का सहारा बनी, वो थी किताबें। उनके पिता ने उन्हें अध्ययन करने के लिए किताबों से लगन लगाने के लिए कहा, उन्हें किताबों का अध्ययन करने के लिए कहा। उनके एक शिक्षक कृष्णा जी केशव अम्बेडकर जो एक ब्राह्मण थे, वो भीमराव से बहुत स्नेह और प्यार करते थे। उन्होंने भीमराव की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे चल के प्रोत्साहित किया कि और अक्सर वो अपने घर से खाना भी भीमराव के लिए लाया करते थे। उन्होंने भीमराव के कहने पर स्कूल रिकॉर्ड में उनका उपनाम अम्बावेडकर से बदलकर अम्बेडकर उपनाम देने का काम किया। ये छोटी सी घटना थी लेकिन ये छोटी सी घटना ये दिखाती है कि उस घोर अंधेरे में भी इंसानियत की कुछ रोशन किरणें मौजूद थे। बाबा साहेब ने अपनी शुरुआती शिक्षा सतारा में पूरी की। बाद में उनका परिवार मुंबई चला आया। उन्होंने एलिफिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। ये उनका जीवन का नया चरण था। यहाँ का माहौल कुछ बेहतर था लेकिन जाति का दंश यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। इस सब के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान लगाया और 1907 में मैट्रिक की परीक्षा को पास किया। उस समय उनके समुदाय के किसी व्यक्ति ने, यह एक असाधारण उपलब्धि नहीं थी, किसी ने उनके समाज के मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं की थी। इस सफलता पर उनके समुदाय में एक विशाल जश्न भी मनाया गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। भीमराव की ज्ञान की प्यास अभी बुझी नहीं थी। भीमराव की ज्ञान की प्यास अभी बुझी नहीं थी बल्कि और अधिक हो गई थी। वो जानते थे कि असली मुकाबला तो अभी शुरू हुआ है। मैट्रिक पास करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत होती है। मैट्रिक पास करने के बाद आगे की परीक्षा के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शायद उनका सफर यही रुक जाएगा। वह एक ऐसे चौराहे पर उपस्थित थे जहां से आगे का रास्ता बेहद धुंधला था। एक तरफ सामाजिक बहिष्कार का तो एक तरफ दूसरी तरफ आर्थिक तंगी का दीवार। ऐसे में वो क्या करते, कहां से उन्हें मदद मिलती? क्या उनकी बात की यात्रा यहीं समाप्त हो जाती या कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी शक्ति या उनकी मदद के लिए कोई आगे आता जो उनकी प्रतिभा को पहचानता? उन्हें एक ऐसा मौका मिलता जिससे वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि करोड़ों लोगों की तकदीर को परिवर्तित कर सकते, करोड़ों लोगों की जीवन को बदल देते। यह सवाल उनके भविष्य की नींव में रखने वाले थे। जिस समय ने उन्हें हर कदम पर पीछे धकेला गया, उसी समाज ने उनकी मदद के लिए आगे आएगा। उन्होंने अपना रास्ता खुद ही बनाना हो या उन्हें खुद ही अपना रास्ता बनाना होगा। इन सवालों का जवाब ही उनके जीवन के अगले अध्याय की कहानी कहता है। कैसे एक अछूत माने जाने वाला व्यक्ति
दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तक पहुंचा, यह जानना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन यह चमत्कार हुआ कैसे? किसने उस चिंगारी को पहचाना और उसे मशाल बनने का अवसर दिया? इसका जवाब छुपा है अध्याय नंबर 2 में। बड़ौदा के एक महाराजा के फैसले में, एक ऐसा फैसला जिसने भारत के इतिहास की धारा को ही बदल दिया। आगे की इनकी संघर्ष गाथा हम अध्याय नंबर 2 में जानेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।